सूरज की पत्नी की मौत हुई 1 महीने हो जाते हैं। सूरज की बेटी अनाया 10 साल की थी। सूरज अकेले घर का काम और ऑफिस का काम नहीं संभाल पा रहा था। कई दिन तो अनाया को बिना लंच लिए स्कूल जाना पड़ता था। आखिर ना चाहते हुए भी सूरज को दूसरी शादी अनाया की देखभाल करने के लिए करना ही पड़ता है। सूरज अपनी दूसरी पत्नी से शादी करते हुए उसे अनाया के बारे में नहीं बताया था, इसलिए जब उसकी दूसरी पत्नी माया अनाया को देखती है तो सूरज को बोलती है, ये लड़की कौन है? लगता है पड़ोस से खेलते खेलते यहाँ आ गई होगी। पापा, ये कौन है? ये तुम्हें पापा बोल रही है? यानी ये तुम्हारी बेटी है, लेकिन तुमने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? माया, मैं तुम्हें इसके बारे में बताना चाहता था, लेकिन जल्दी जल्दी में सब कुछ हो गया। वैसे मैंने दूसरी शादी अनाया की देखभाल करने के लिए ही की है। इसके लिए तुम्हें शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? इस लड़की के लिए कोई नौकरानी ले आते। माया, मैंने कोई तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं की है और ना ही कभी करूँगा। मैं तुम्हें सारी खुशियाँ दूंगा, बस तुम्हें मेरी बेटी को अपनी बेटी मानना होगा। माया अपने मन में सोचती है, खामखा मैं गुस्सा हो रही हूँ। अमीर आदमी है, यहाँ मैं ऐश करूँगी। झूठ बोल देती हूँ कि ध्यान रखूंगी इसका। कौन सा ये सब देखने के लिए यहाँ बैठा रहेगा? इसे तो काम की वजह से वैसे भी बेंगलुरु जाना है। ये सोचने के बाद माया प्यार से सूरज को बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे ऐसी बातें कही। मैं आपकी बेटी का अपनी बेटी जैसा ख्याल रखूंगी। कुछ दिन तक माया सूरज के होते हुए अनाया का बहुत ध्यान रखती थी। अनाया को भी अपनी दूसरी मम्मी के साथ रहने में अच्छा लगने लगता है। अनाया और माया को एक साथ देखकर सूरज बहुत खुश होता है और बिना किसी चिंता किए बेंगलुरु चला जाता है। बस सूरज के जाने की देरी थी। माया अनाया के साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर देती है। मम्मी, मुझे भूख लग रही है। कौन मम्मी? कैसी मम्मी? तुझे भूख लग रही है तो मैं क्या करूं? तेरे खाने का ठेका ले रखा है मैंने। मैं अभी कोई खाना नहीं बनाने वाली हूँ। आप क्या खाओगी फिर? मैंने पिज्जा और बर्गर खा लिया है, इसलिए मुझे भूख नहीं है। तेरा मुझे नहीं पता, मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। माया शॉपिंग करने चली जाती है। अनाया के पास थोड़े से पैसे थे, वो उसे बिस्कुट ले आती है और खा लेती है। 1 महीने बाद सूरज वापस आ जाता है। कुछ दिनों बाद माया को पता चलता है कि वो गर्भवती है। 9 महीने बाद माया को बेटी होती है। बेटी होने की खुशी में सूरज बहुत बड़ी पार्टी रखता है और माया अपनी दूसरी बेटी का नाम अनन्या रखती है। एक दिन सूरज माया से कहता है, माया, मेरी 2 बेटियां हैं। मुझे इनके भविष्य के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। मैं सोच रहा हूँ कि मैं हमेशा के लिए बेंगलुरु में शिफ्ट हो जाऊँ। वहाँ मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। मैं कुछ महीनों में तुमसे मिलने आता रहूँगा। इस फैसले के कुछ दिनों बाद ही सूरज बेंगलुरु में शिफ्ट हो जाता है। माया अपना पूरा ध्यान अपनी दूसरी बेटी पर रखती है। समय बहुत तेजी से बीत रहा था। 15 साल बीत जाते हैं और अनाया बहुत बड़ी हो जाती है। माया की दूसरी बेटी भी 15 साल की हो जाती है। अनन्या अपनी माँ की तरह घमंडी और लालची होती है। अनाया के हाथ से जूस का गिलास गिर जाता है और माया उसको डांटने लगती है। आवाज सुनकर अनन्या वहाँ आती है। क्या हुआ मम्मी? इस बेवकूफ लड़की ने फिर से कोई गलती की क्या? इसने जूस का गिलास गिरा दिया। मैं अभी उस तरफ से आ रही थी। अगर मेरे पैर में कांच चुभ जाता तो? इसे किसी चीज का ढंग नहीं है। वैसे नन्हे, इसकी छोड़। मुझे ये बता, मेरी आवाज से तू उठ गई? अगर तेरी नींद पूरी नहीं हुई तो जा, फिर से जाकर सो जा। नहीं मम्मी, मेरी नींद पूरी हो गई है। आप इस नौकरानी को बोल दो मेरे लिए नाश्ता बनाकर मेरे कमरे में ले आए। इतना बोलकर अनन्या अपने कमरे में चली जाती है। अनाया अनन्या के लिए नाश्ता बनाकर उसको उसके कमरे में देने जाती है। ये लो अनन्या, नाश्ता। आज तुम्हें स्कूल नहीं जाना क्या? अभी तक तुम तैयार नहीं हुई। तेरे से मतलब? अपने काम से काम रखा कर। घर के काम नजर नहीं आ रहे हैं क्या तुझे? पहले मैं नाश्ता करूँगी, उसके बाद घर के काम करूँगी। माया ये सुन लेती है। कोई जरूरत नहीं है नाश्ता करने की। एक काम करती है नहीं, पेट में आग लग जाती है। पहले घर के काम खत्म कर और दोपहर का खाना बना। जो बच जाएगा वही खाना है तुझे। अनाया अपने कमरे में आ जाती है और अपनी माँ की तस्वीर के सामने रोने लगती है। माँ, अगर आप नहीं जाती तो पापा ये दूसरी गंदी मम्मी लेकर नहीं आते। आपके जाने के बाद मेरी जिंदगी जहन्नुम बन गई है। ये दोनों माँ बेटी मेरे घर में मुझे ही अच्छे से नहीं रहने देते हैं। मेरे पापा के पैसे ये दोनों उड़ाते हैं
और मुझे सही से खाना भी नहीं देते हैं। कुछ देर तक अनाया अपनी माँ की तस्वीर से बात करती है और उसके बाद फिर से घर के काम में लग जाती है। इसी तरह दुखों से अनाया का जीवन बीत रहा था। एक दिन अनाया अनन्या के कमरे में सफाई करने जाती है। तभी उसकी नजर अनन्या के ड्रेसिंग टेबल पर जाती है, जिसके ऊपर बहुत सारा मेकअप का सामान रखा हुआ था। मैं अनन्या से इतनी बड़ी हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास एक भी मेकअप का सामान नहीं है। काश मेरे पास भी इतना सारा मेकअप का सामान होता। अनन्या अनाया को उसका मेकअप का सामान देखते हुए देख लेती है। क्या निहार रही है? चोरी करने का इरादा है क्या? मेरे कमरे में सफाई करने आई है तो सफाई करके जा। अगर एक भी सामान इधर से उधर हुआ ना तो मम्मी से बोलकर तुझे बहुत पिटाई लगवाऊंगी। मैंने तुम्हारे मेकअप के सामान की तरफ सिर्फ देखा है, इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है? मैंने किसी का इस्तेमाल नहीं किया है। अच्छा हुआ तूने किसी का इस्तेमाल नहीं किया, वरना मम्मी के साथ साथ मैं भी तेरी पिटाई करती। क्या तू मुझे धमकी दे रही है? मैं धमकी कहाँ दे रही हूँ, मैं बस तुम्हें छोटी सी बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मम्मी यहाँ आओ, ये नौकरानी मेरे से जुबान लड़ा रही है। माया वहाँ पर आ जाती है। अनाया माया को बोलती है कि अनन्या ने उसका मेकअप का सामान इस्तेमाल किया है। ज्यादा फैशन करने का शौक हो रहा है, घर के काम हुए नहीं, फालतू के काम करवा लो जितनी मर्जी। मैंने अनन्या के मेकअप का सामान इस्तेमाल नहीं किया है। देखो मम्मी, ये आपके सामने मुझे झूठी बनाने की कोशिश कर रही है। मुझे अपनी बेटी पर पूरा विश्वास है, ये कभी मेरे से झूठ नहीं बोलती है। तूने कुछ किया होगा तभी बोल रही है। कोई बात नहीं अनन्या, इस नौकरानी को अभी छोड़ देते हैं। अगली बार इसने ऐसा कुछ किया तो इसे अच्छा सबक सिखाएंगे। अनाया वहाँ से चली जाती है। ऐसा कोई दिन ही नहीं जाता है जिस दिन मैं रोती नहीं हूँ। इन्होंने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। फोन पर पापा को सारी बात बताऊंगी। अनाया अपने पापा को सब कुछ बताने का फैसला करती है, लेकिन जब भी उसके पापा का फोन आता था, दोनों माँ बेटी वहाँ खड़ी हो जाती थी, जिसकी वजह से अनाया अपने पापा को कुछ नहीं बता पा रही थी। इसी तरह 5 साल और बीत जाते हैं। तभी एक दिन माया अनाया से बोलती है, सुन, मेरी बेटी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, इसलिए नाश्ते का अच्छे से इंतजाम कर दे और घर को भी अच्छे से तैयार कर दे। लड़के वाले देखने आ रहे हैं, लेकिन अनन्या से बड़ी तो मैं हूँ ना। ज्यादा शादी के सपने मत देख, बहुत अमीर घर से रिश्ता आया है और ये रिश्ता अनन्या के साथ ही पक्का होगा। मम्मी, मैं कब से तैयार होकर बैठी हूँ, लड़के वाले कब आएंगे? आने वाले हैं थोड़ी देर में। इस तरह दोनों माँ बेटी अमीर घर का रिश्ता पाकर बहुत खुश थे। अनाया अपने कमरे में जाती है और अपनी अलमारी खोलती है। तभी उसे अलमारी में एक बहुत पुरानी साड़ी नजर आती है। ये पुरानी साड़ी दूसरी मम्मी की तो होगी नहीं, लगता है ये साड़ी मेरी माँ की है। दिखने में तो ये साड़ी बहुत खूबसूरत है, मैं आज यही साड़ी पहनूंगी। अनाया अपनी माँ की साड़ी पहन लेती है। साड़ी पहनते ही अनाया दुल्हन जैसी तैयार हो जाती है। मैंने तो मेकअप भी नहीं किया और अपने आप तैयार हो गई। यहाँ तक कि मेरे पास तो कोई गहने भी नहीं थे, फिर ये गहने कहाँ से आए? ये सब सोचकर अनाया बहुत हैरान हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ थोड़ी देर बाद लड़के वाले आ जाते हैं। माया लड़के वालों से कुछ देर तक बात करती है। तभी लड़के की माँ बोलती है, बहन जी, इतनी देर से हम दोनों बात कर रहे हैं, अब जरा अपनी लड़की को भी बुलाइए। हाँ, अभी बुलाती हूँ। अनन्या बेटी, बाहर आ जाओ। अनन्या आती है और सबके साथ बैठ जाती है। बहन जी, मैं अभी अपनी नौकरानी को नाश्ता लाने के लिए बोलती हूँ। उसके बाद माया अनाया को नाश्ता लाने के लिए बोलती है। अनाया नाश्ता लेकर आती है। सबकी नजर अनाया पर टिक जाती है। अरे बहन जी, आपने तो कहा था कि आपकी नौकरानी नाश्ता लेकर आएगी, लेकिन ये तो कहीं से भी नौकरानी नहीं लग रही है। ये तो बहुत खूबसूरत है। नहीं नहीं, ये नौकरानी है। अनाया, यहाँ खड़ी मत रह, किचन में जाकर काम कर। क्या हो गया बहन जी, अगर अनाया बेटी यहाँ बैठ जाएगी तो? बैठ जाओ बेटी हम सबके साथ, तुमने बहुत अच्छा नाश्ता बनाया है। लड़का अपनी माँ के कान में बोलता है, माँ, अगर ये इस घर की नौकरानी है तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अनन्या से नहीं, अनाया से शादी करना चाहता हूँ। अनन्या ये सुन लेती है। आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आप तो यहाँ मुझे देखने आए थे ना, और अनाया से शादी करने की बात बोल रहे हो? हाँ बहन जी, ये कैसी बात हुई? इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, ये मेरे बेटे की पसंद है।
मेरे बेटे को जो लड़की पसंद है मैं उसी से इसकी शादी करवाऊंगी। लड़के वाले अनाया को पसंद करके वहाँ से चले जाते हैं। मनहूस लड़की, तेरी वजह से इतना अच्छा रिश्ता मेरी बेटी के हाथ से निकल गया। तूने ऐसा क्या किया जो इतने अच्छे से तैयार हो गई? तेरे पास तो मेकअप का सामान भी नहीं है। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो रहा है। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। मैंने जैसे ही ये साड़ी पहनी अपने आप सब कुछ होने लगा। ये तो तेरी माँ की पुरानी साड़ी है ना? जा अपनी अलमारी से अपनी माँ की दूसरी साड़ी लेकर आ। अनाया अपनी माँ की दूसरी साड़ी लेकर आ जाती है। माया दूसरी साड़ी अनन्या को पहनने को बोलती है। अनन्या दूसरी साड़ी पहन लेती है। बस उसके बाद अनन्या बिल्कुल काली हो जाती है। मम्मी, मैं तो काली हो गई। मैं कितनी खूबसूरत लगती थी और अब क्या हो गया? मम्मी, आपने मुझे इसकी माँ की साड़ी पहनने के लिए क्यों बोला? बेटी, मुझे क्या पता था ऐसा कुछ हो जाएगा। मुझे तो लग रहा था जो अनाया के साथ हुआ है वही असर तेरे साथ भी होगा और लड़के वाले फिर से तेरे साथ रिश्ता पक्का कर लेंगे। तभी वहाँ पर अनाया की माँ की आत्मा प्रकट होती है। माया, ये कोई मामूली साड़ी नहीं है। ये साड़ी पहनने के बाद जो मन से जैसा होता है उसे वही फल मिलता है। तुम्हारी बेटी का मन काला है इसलिए वो काली हो गई। अब तुम्हारी बेटी जिंदगी भर ऐसे ही रहेगी। तुमने मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा किया था, ये सब उसी की सजा है। अब तुम्हारी बदतमीज और बिगड़ैल बेटी से कोई शादी नहीं करेगा। उसके बाद अनाया की माँ की आत्मा वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद अनाया के पापा अनाया की शादी में शामिल होने के लिए आते हैं। उसके बाद अनाया के पापा लड़के वालों को बता देते हैं कि ये इस घर की नौकरानी नहीं बल्कि उन्हीं की बड़ी बेटी है। अनन्या और माया के पास अपने किए पर पछतावा करने के अलावा कुछ नहीं बचा था। और वहीं दूसरी तरफ अनाया की शादी धूमधाम से उस लड़के से हो जाती है। इस तरह अनाया के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो अपने ससुराल में हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। सूरज की पत्नी की मौत हुई 1 महीने हो जाते हैं। सूरज की बेटी अनाया 10 साल की थी। सूरज अकेले घर का काम और ऑफिस का काम नहीं संभाल पा रहा था। कई दिन तो अनाया को बिना लंच लिए स्कूल जाना पड़ता था। आखिर ना चाहते हुए भी सूरज को दूसरी शादी अनाया की देखभाल करने के लिए करना ही पड़ता है। सूरज अपनी दूसरी पत्नी से शादी करते हुए उसे अनाया के बारे में नहीं बताया था। इसलिए जब उसकी दूसरी पत्नी माया अनाया को देखती है तो सूरज को बोलती है, ये लड़की कौन है? लगता है पड़ोस से खेलते खेलते यहाँ आ गई होगी। पापा, ये कौन है? ये तुम्हें पापा बोल रही है? यानी ये तुम्हारी बेटी है, लेकिन तुमने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? माया, मैं तुम्हें इसके बारे में बताना चाहता था लेकिन जल्दी जल्दी में सब कुछ हो गया। वैसे मैंने दूसरी शादी अनाया की देखभाल करने के लिए ही की है। इसके लिए तुम्हें शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? इस लड़की के लिए कोई नौकरानी ले आते। माया, मैंने कोई तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं की है और ना ही कभी करूँगा। मैं तुम्हें सारी खुशियाँ दूंगा, बस तुम्हें मेरी बेटी को अपनी बेटी मानना होगा। माया अपने मन में सोचती है, खामखा मैं गुस्सा हो रही हूँ। अमीर आदमी है, यहाँ मैं ऐश करूँगी। झूठ बोल देती हूँ कि ध्यान रखूंगी इसका। कौन सा ये सब देखने के लिए यहाँ बैठा रहेगा? इसे तो काम की वजह से वैसे भी बेंगलुरु जाना है। ये सोचने के बाद माया प्यार से सूरज को बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे ऐसी बातें कही। मैं आपकी बेटी का अपनी बेटी जैसा ख्याल रखूंगी। कुछ दिन तक माया सूरज के होते हुए अनाया का बहुत ध्यान रखती थी। अनाया को भी अपनी दूसरी मम्मी के साथ रहने में अच्छा लगने लगता है। अनाया और माया को एक साथ देखकर सूरज बहुत खुश होता है और बिना किसी चिंता किए बेंगलुरु चला जाता है। बस सूरज के जाने की देरी थी। माया अनाया के साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर देती है। मम्मी, मुझे भूख लग रही है। कौन मम्मी? कैसी मम्मी? तुझे भूख लग रही है तो मैं क्या करूं? तेरे खाने का ठेका ले रखा है मैंने। मैं अभी कोई खाना नहीं बनाने वाली हूँ। आप क्या खाओगी फिर? मैंने पिज्जा और बर्गर खा लिया है, इसलिए मुझे भूख नहीं है। तेरा मुझे नहीं पता, मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। माया शॉपिंग करने चली जाती है। अनाया के पास थोड़े से पैसे थे
वो उसे बिस्कुट ले आती है और खा लेती है। 1 महीने बाद सूरज वापस आ जाता है। कुछ दिनों बाद माया को पता चलता है कि वो गर्भवती है। 9 महीने बाद माया को बेटी होती है। बेटी होने की खुशी में सूरज बहुत बड़ी पार्टी रखता है और माया अपनी दूसरी बेटी का नाम अनन्या रखती है। एक दिन सूरज माया से कहता है, माया, मेरी 2 बेटियां हैं। मुझे इनके भविष्य के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। मैं सोच रहा हूँ कि मैं हमेशा के लिए बेंगलुरु में शिफ्ट हो जाऊँ। वहाँ मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। मैं कुछ महीनों में तुमसे मिलने आता रहूँगा। इस फैसले के कुछ दिनों बाद ही सूरज बेंगलुरु में शिफ्ट हो जाता है। माया अपना पूरा ध्यान अपनी दूसरी बेटी पर रखती है। समय बहुत तेजी से बीत रहा था। 15 साल बीत जाते हैं और अनाया बहुत बड़ी हो जाती है। माया की दूसरी बेटी भी 15 साल की हो जाती है। अनन्या अपनी माँ की तरह घमंडी और लालची होती है। अनाया के हाथ से जूस का गिलास गिर जाता है और माया उसको डांटने लगती है। आवाज सुनकर अनन्या वहाँ आती है। क्या हुआ मम्मी? इस बेवकूफ लड़की ने फिर से कोई गलती की क्या? इसने जूस का गिलास गिरा दिया। मैं अभी उस तरफ से आ रही थी। अगर मेरे पैर में कांच चुभ जाता तो? इसे किसी चीज का ढंग नहीं है। वैसे नन्हे, इसकी छोड़। मुझे ये बता, मेरी आवाज से तू उठ गई? अगर तेरी नींद पूरी नहीं हुई तो जा, फिर से जाकर सो जा। नहीं मम्मी, मेरी नींद पूरी हो गई है। आप इस नौकरानी को बोल दो मेरे लिए नाश्ता बनाकर मेरे कमरे में ले आए। इतना बोलकर अनन्या अपने कमरे में चली जाती है। अनाया अनन्या के लिए नाश्ता बनाकर उसको उसके कमरे में देने जाती है। ये लो अनन्या नाश्ता। आज तुम्हें स्कूल नहीं जाना क्या? अभी तक तुम तैयार नहीं हुई। तेरे से मतलब अपने काम से काम रखा कर। घर के काम नजर नहीं आ रहे हैं क्या तुझे? पहले मैं नाश्ता करूँगी, उसके बाद घर के काम करूँगी। माया ये सुन लेती है। कोई जरूरत नहीं है नाश्ता करने की। एक काम करती है नहीं, पेट में आग लग जाती है। पहले घर के काम खत्म कर और दोपहर का खाना बना। जो बच जाएगा वही खाना है तुझे। अनाया अपने कमरे में आ जाती है और अपनी माँ की तस्वीर के सामने रोने लगती है। माँ, अगर आप नहीं जाती तो पापा ये दूसरी गंदी मम्मी लेकर नहीं आते। आपके जाने के बाद मेरी जिंदगी जहन्नुम बन गई है। ये दोनों माँ बेटी मेरे घर में मुझे ही अच्छे से नहीं रहने देते हैं। मेरे पापा के पैसे ये दोनों उड़ाते हैं और मुझे सही से खाना भी नहीं देते हैं। कुछ देर तक अनाया अपनी माँ की तस्वीर से बात करती है और उसके बाद फिर से घर के काम में लग जाती है। इसी तरह दुखों से अनाया का जीवन बीत रहा था। एक दिन अनाया अनन्या के कमरे में सफाई करने जाती है। तभी उसकी नजर अनन्या के ड्रेसिंग टेबल पर जाती है, जिसके ऊपर बहुत सारा मेकअप का सामान रखा हुआ था। मैं अनन्या से इतनी बड़ी हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास एक भी मेकअप का सामान नहीं है। काश मेरे पास भी इतना सारा मेकअप का सामान होता। अनन्या अनाया को उसका मेकअप का सामान देखते हुए देख लेती है। क्या निहार रही है? चोरी करने का इरादा है क्या? मेरे कमरे में सफाई करने आई है तो सफाई करके जा। अगर एक भी सामान इधर से उधर हुआ ना तो मम्मी से बोलकर तुझे बहुत पिटाई लगवाऊंगी। मैंने तुम्हारे मेकअप के सामान की तरफ सिर्फ देखा है। इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है? मैंने किसी का इस्तेमाल नहीं किया है। अच्छा हुआ तूने किसी का इस्तेमाल नहीं किया, वरना मम्मी के साथ साथ मैं भी तेरी पिटाई करती। क्या तू मुझे धमकी दे रही है? मैं धमकी कहाँ दे रही हूँ? मैं बस तुम्हें छोटी सी बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मम्मी, यहाँ आओ। ये नौकरानी मेरे से जुबान लड़ा रही है। माया वहाँ पर आ जाती है। अनाया माया को बोलती है कि अनन्या ने उसका मेकअप का सामान इस्तेमाल किया है। ज्यादा फैशन करने का शौक हो रहा है। घर के काम हुए नहीं, फालतू के काम करवा लो जितनी मर्जी। मैंने अनन्या के मेकअप का सामान इस्तेमाल नहीं किया है। देखो मम्मी, ये आपके सामने मुझे झूठी बनाने की कोशिश कर रही है। मुझे अपनी बेटी पर पूरा विश्वास है। ये कभी मेरे से झूठ नहीं बोलती है। तूने कुछ किया होगा तभी बोल रही है। कोई बात नहीं अनन्या, इस नौकरानी को भी छोड़ देते हैं। अगली बार इसने ऐसा कुछ किया तो इसे अच्छा सबक सिखाएंगे। अनाया वहाँ से चली जाती है। ऐसा कोई दिन ही नहीं जाता है जिस दिन मैं रोती नहीं हूँ। इन्होंने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। फोन पर पापा को सारी बात बताऊंगी। अनाया अपने पापा को सब कुछ बताने का फैसला करती है, लेकिन जब भी उसके पापा का फोन आता था दोनों माँ बेटी वहाँ खड़ी हो जाती थी, जिसकी वजह से अनाया अपने पापा को कुछ नहीं बता पा रही थी। इसी तरह 5 साल और बीत जाते हैं। तभी एक दिन माया अनाया से बोलती है, सुन, मेरी बेटी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं।
इसलिए नाश्ते का अच्छे से इंतजाम कर दे और घर को भी अच्छे से तैयार कर दे। लड़के वाले देखने आ रहे हैं, लेकिन अनन्या से बड़ी तो मैं हूँ ना। ज्यादा शादी के सपने मत देख, बहुत अमीर घर से रिश्ता आया है और ये रिश्ता अनन्या के साथ ही पक्का होगा। मम्मी, मैं कब से तैयार होकर बैठी हूँ, लड़के वाले कब आएंगे? आने वाले हैं थोड़ी देर में। इस तरह दोनों माँ बेटी अमीर घर का रिश्ता पाकर बहुत खुश थे। अनाया अपने कमरे में जाती है और अपनी अलमारी खोलती है। तभी उसे अलमारी में एक बहुत पुरानी साड़ी नजर आती है। ये पुरानी साड़ी दूसरी मम्मी की तो होगी नहीं, लगता है ये साड़ी मेरी माँ की है। दिखने में तो ये साड़ी बहुत खूबसूरत है, मैं आज यही साड़ी पहनूंगी। अनाया अपनी माँ की साड़ी पहन लेती है। साड़ी पहनते ही अनाया दुल्हन जैसी तैयार हो जाती है। मैंने तो मेकअप भी नहीं किया और अपने आप तैयार हो गई। यहाँ तक कि मेरे पास तो कोई गहने भी नहीं थे, फिर ये गहने कहाँ से आए? ये सब सोचकर अनाया बहुत हैरान हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ थोड़ी देर बाद लड़के वाले आ जाते हैं। माया लड़के वालों से कुछ देर तक बात करती है। तभी लड़के की माँ बोलती है, बहन जी, इतनी देर से हम दोनों बात कर रहे हैं, अब जरा अपनी लड़की को भी बुलाइए। हाँ, अभी बुलाती हूँ। अनन्या बेटी, बाहर आ जाओ। अनन्या आती है और सबके साथ बैठ जाती है। बहन जी, मैं अभी अपनी नौकरानी को नाश्ता लाने के लिए बोलती हूँ। उसके बाद माया अनाया को नाश्ता लाने के लिए बोलती है। अनाया नाश्ता लेकर आती है। सबकी नजर अनाया पर टिक जाती है। अरे बहन जी, आपने तो कहा था कि आपकी नौकरानी नाश्ता लेकर आएगी, लेकिन ये तो कहीं से भी नौकरानी नहीं लग रही है। ये तो बहुत खूबसूरत है। नहीं नहीं, ये नौकरानी है। अनाया, यहाँ खड़ी मत रह, किचन में जाकर काम कर। क्या हो गया बहन जी, अगर अनाया बेटी यहाँ बैठ जाएगी तो? बैठ जाओ बेटी हम सबके साथ, तुमने बहुत अच्छा नाश्ता बनाया है। लड़का अपनी माँ के कान में बोलता है, माँ, अगर ये इस घर की नौकरानी है तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अनन्या से नहीं, अनाया से शादी करना चाहता हूँ। अनन्या ये सुन लेती है। आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आप तो यहाँ मुझे देखने आए थे ना, और अनाया से शादी करने की बात बोल रहे हो? हाँ बहन जी, ये कैसी बात हुई? इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, ये मेरे बेटे की पसंद है। मेरे बेटे को जो लड़की पसंद है मैं उसी से इसकी शादी करवाऊंगी। लड़के वाले अनाया को पसंद करके वहाँ से चले जाते हैं। मनहूस लड़की, तेरी वजह से इतना अच्छा रिश्ता मेरी बेटी के हाथ से निकल गया। तूने ऐसा क्या किया जो इतने अच्छे से तैयार हो गई? तेरे पास तो मेकअप का सामान भी नहीं है। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो रहा है। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। मैंने जैसे ही ये साड़ी पहनी, अपने आप सब कुछ होने लगा। ये तो तेरी माँ की पुरानी साड़ी है ना? जा अपनी अलमारी से अपनी माँ की दूसरी साड़ी लेकर आ। अनाया अपनी माँ की दूसरी साड़ी लेकर आ जाती है। माया दूसरी साड़ी अनन्या को पहनने को बोलती है। अनन्या दूसरी साड़ी पहन लेती है। बस उसके बाद अनन्या बिल्कुल काली हो जाती है। मम्मी, मैं तो काली हो गई। मैं कितनी खूबसूरत लगती थी और अब क्या हो गया? मम्मी, आपने मुझे इसकी माँ की साड़ी पहनने के लिए क्यों बोला? बेटी, मुझे क्या पता था ऐसा कुछ हो जाएगा। मुझे तो लग रहा था जो अनाया के साथ हुआ है वही असर तेरे साथ भी होगा और लड़के वाले फिर से तेरे साथ रिश्ता पक्का कर लेंगे। तभी वहाँ पर अनाया की माँ की आत्मा प्रकट होती है। माया, ये कोई मामूली साड़ी नहीं है। ये साड़ी पहनने के बाद जो मन से जैसा होता है उसे वही फल मिलता है। तुम्हारी बेटी का मन काला है, इसलिए वो काली हो गई। अब तुम्हारी बेटी जिंदगी भर ऐसे ही रहेगी। तुमने मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा किया था, ये सब उसी की सजा है। अब तुम्हारी बदतमीज और बिगड़ैल बेटी से कोई शादी नहीं करेगा। उसके बाद अनाया की माँ की आत्मा वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद अनाया के पापा अनाया की शादी में शामिल होने के लिए आते हैं। उसके बाद अनाया के पापा लड़के वालों को बता देते हैं कि ये इस घर की नौकरानी नहीं बल्कि उन्हीं की बड़ी बेटी है। अनन्या और माया के पास अपने किए पर पछतावा करने के अलावा कुछ नहीं बचा था। और वहीं दूसरी तरफ अनाया की शादी धूमधाम से उस लड़के से हो जाती है। इस तरह अनाया के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो अपने ससुराल में हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। सोनपरी का जादुई लहंगा। एक समय की बात है, सांची अपने पिता जगमोहन और माँ सावित्री के साथ जौनपुर नाम के एक गांव में रहा करती थी। जगमोहन और सावित्री
अपनी बेटी सांची से बहुत प्यार करते थे। वो सांची को किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने देते थे और सांची भी अपने माता पिता से बहुत प्यार करती थी। उनका छोटा सा परिवार बहुत ही खुशहाल था, परंतु उनके इस खुशहाल परिवार को ना जाने किसकी नजर लग जाती है। और एक दिन अचानक सावित्री का पैर सीढ़ियों पर से फिसल जाता है और उसके सर में काफी अंदरूनी चोटें लग जाती है। आई एम सॉरी, हमने आपकी पत्नी को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके सर में जो चोट लगी है वो बहुत ही गहरी है और इसी कारण उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा नहीं हो सकता, सावित्री मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। ये खबर सुनकर जगमोहन और 10 साल के सांची पूरे तरीके से टूट जाते हैं। सांची ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे अपनी पूरी जिंदगी अपनी माँ के बिना बितानी पड़ेगी, इसलिए वो अब बहुत ही दुखी रहने लगती है। जगमोहन भी सावित्री के जाने के बाद से बहुत ही अकेला महसूस करने लगा था। घर में से मानो रौनक ही चली गई थी। इसलिए पड़ोसियों और रिश्तेदारों के कहने पर जगमोहन मोनिका नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर लेता है। मोनिका की भी सांचे जितनी ही ईशा नाम की एक बेटी थी। देखो मोनिका, मैं चाहता हूँ जैसे तुमने अपनी बेटी ईशा की परवरिश की है, वैसे ही तुम अब से मेरी बेटी की परवरिश करो। मैं चाहता हूँ तुम उसे माँ का प्यार दो और ईशा से उसे बहन का प्यार मिले, ताकि उसे अपनी माँ की कमी ना खले। उम्मीद करता हूँ तुम ये सब कर सको। आप चिंता मत कीजिए, मैं सांची को उसकी माँ सावित्री जितना ही प्यार दूंगी, बल्कि मैं तो उसे इतना प्यार करूंगी कि वो अपनी माँ को कभी याद ही नहीं करेगी। मोनिका की ये बात सुनकर जगमोहन खुश हो जाता है, परंतु वो मोनिका का असली चेहरा देख नहीं पाता। मोनिका बहुत ही चालाक और मौकापरस्त किस्म की औरत थी। इसी कारण उसके पति ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था, इसलिए उसने सहारा ढूंढने के लिए जगमोहन से शादी कर ली थी। और अब यहाँ सांची को प्यार देने की बजाय वो सांची पर अत्याचार करने लगती है। वो जगमोहन की गैर मौजूदगी में घर का सारा काम सांची से ही करवाने लगती है। अरे, तुझे 10 मिनट पहले चाय लाने को कहा था। चाय बनाने गई है या फिर चाय पत्ती उगाने, जो अभी तक मेरे टेबल पर चाय नहीं आई? माँ, गैस खत्म हो गया है। आज भी मुझे जंगल से ही लकड़ियाँ लानी होगी। हाँ, तो फिर इंतजार किसका कर रही है? जब तुझे पता है कि गैस हर 3-4 दिन पर खत्म हो जाता है, तो गैस का इस्तेमाल ही क्यों करती है? जब जाकर लकड़ियाँ लेकर आ। मोनिका बहुत ही चालाक थी। वो रोज गैस का इस्तेमाल करके नई नई तरह की चीजें बनाया करती थी और अपनी बेटी को खिलाया करती थी, और सांची को पता न चले इसलिए वो उसे किसी न किसी बहाने से बाहर भेज दिया करती थी। क्या बात है माँ, आज तो समोसे बहुत ही टेस्टी बने हैं। टेस्टी तो होंगे ही, तेरी माँ ने जो बनाए हैं। अब जल्दी खा ले, अगर वो सांची आ गई तो वो भी समोसे मांगने लगेगी और मैं अपने हाथ का लजीज खाना उस मनुष्य को नहीं देना चाहती। थोड़ी देर बाद जब सांची घर लौटती है तो घर में चारों तरफ समोसे की खुशबू फैली होती है। माँ, आपने समोसे बनाए थे या कोई समोसे लाया था? तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? माँ, मुझे पूरे घर में समोसे की खुशबू आ रही है, बस इसीलिए पूछ रही थी। तेरी जबान बहुत चटोरी हो गई है, इसलिए तेरी नाक भी तुझे ये सब खुशबू होने का एहसास करा रही है, समझी? तेरे बाप ने इतना कमा कर नहीं रखा है जो इस घर में समोसे आए। जो रूखा सूखा रखा है वही खा ले जाकर। और हाँ, अब लकड़ियाँ ले ही आई है तो मेरे लिए 1 कप चाय बना दे। तेरी वजह से वैसे ही पहले बहुत सर दर्द हो चुका है। सांची दुखी मन से रसोई में जाती है और मन ही मन कहती है, माँ, अगर आप यहाँ होती तो कितना अच्छा होता ना। आप कभी मुझे मना नहीं करती और मैं जो कहती आप मुझे बना कर देती। क्यों भगवान, आपने आखिर क्यों मेरी माँ को मुझसे छीन लिया? सांची दुखी हो जाती है। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीत जाता है। सांची और ईशा अब बड़ी हो जाती है। एक दिन जगमोहन मोनिका के पास आता है और उसे कहता है, मोनिका, हमारी बेटी सांची के लिए मेरे एक दोस्त के बेटे का रिश्ता आया है। वो लोग किसी चीज की डिमांड नहीं कर रहे और ना ही दहेज के लिए कोई मांग कर रहे हैं। उन्हें हमारी सांची बहुत पसंद है
इसलिए वो बिना दहेज लिए शादी करना चाहते हैं। ये तो अच्छी बात है, आप रिश्ता पक्का कर दीजिए। मोनिका खुश थी क्योंकि अब उसके सर से ये बोझ हटने वाला था और वो भी बिना कोई कीमत चुकाए। धीरे धीरे समय बीतता है और शादी का समय करीब आने लगता है। फिर ऐसे ही एक दिन जब सांची सब्जियां काट रही होती है, तभी सब्जियां काटते काटते चाकू से उसका हाथ कट जाता है। वो काफी दर्द में होती है, लेकिन मोनिका उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखती, बल्कि उससे कहती है, अरे बस कर अपना ये ड्रामा और जल्दी से जंगल से जाकर लकड़ियाँ लेकर आ और खाना बना, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। माँ, मेरा हाथ कट गया है और मुझे बहुत दर्द भी हो रहा है। ऐसे में मैं जंगल जाकर लकड़ियाँ कैसे काटूंगी? आज आप ईशा को भेज दीजिए, वो जंगल से लकड़ियाँ ले आएगी। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब सोचने की? मेरी बेटी महलों की रानी बनेगी और महलों की रानी ऐसे नौकरों वाले काम नहीं करती, समझी? और वैसे भी तू अब इस घर में एक हफ्ते की ही मेहमान है, तो जब तक है तब तक तो थोड़ा काम कर ले। सांची कुछ नहीं कहती और दुखी होकर जंगल चली जाती है, परंतु उसके हाथ में काफी दर्द था, इसलिए वो लकड़ियां काट नहीं पा रही थी। उसी जंगल में सोनपरी घूम रही थी। सांची को दुखी देखकर वो अपनी जादुई शक्तियों से सांची के दुखी होने का कारण जान लेती है। ये बेचारी तो बहुत ही दुखी और कष्ट में है। एक तो भगवान ने इसकी माँ को छीन लिया और बदले में एक माँ दी भी तो बिल्कुल राक्षस जैसी, जो इससे प्यार नहीं बल्कि इस पर अत्याचार करती है। पर कोई नहीं, अब मैं इसकी मदद करूंगी। मैं जानती हूँ ये लड़की बहुत ही खुददार है और अगर मैं कोई नई चीज भी यहाँ रख दूँ तो भी ये किसी और की चीज समझ के उसे अपने साथ नहीं ले जाएगी। मुझे कुछ न कुछ तरकीब लगानी ही होगी। सोनपरी काफी देर तक सोचती है, तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है और वो सांची की आंखों से बचकर कुछ ही दूरी पर एक पुराना सा लहंगा रख देती है। सांची जब लकड़ियां खोजते खोजते उस जगह पर पहुंचती है तो उस पुराने लहंगे को देखकर कहती है, ये लहंगा यहाँ कौन छोड़ गया, और वो भी बीच जंगल में? ये लहंगा कितना पुराना लग रहा है, पर फिर भी कितना सुंदर है। लगता है कोई इसे यहाँ छोड़ गया है और इसका कोई मालिक नहीं है। मैं इसे रख लेती हूँ और इसे साफ करके मैं इस्तेमाल भी कर सकती हूँ, परंतु मुझे लकड़ियाँ अभी तक नहीं मिली। लगता है मुझे अपने इन कटे हुए हाथों से ही लकड़ियाँ काटनी पड़ेगी। काश मुझे यहीं एक लकड़ी का गट्ठर मिल जाता। सांची के ऐसा कहते ही सांची के सामने लकड़ियों का गट्ठर प्रकट हो जाता है। सांची को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, पर वो लकड़ियों का गट्ठर और वो पुराना लहंगा लेकर घर आ जाती है। अरे तेरे हाथ में ये क्या है? तुझे जंगल लकड़ियाँ लाने को भेजा था, तो ये तू कूड़ा घर में उठा कर ले आई? माँ, ये कूड़ा नहीं है बल्कि लहंगा है। आप देखिए ना, ये कितना सुंदर है। हाँ, थोड़ा सा पुराना है, पर साफ करने के बाद ये अच्छा हो जाएगा। हाँ हाँ, अच्छी बात है। तू इसे अच्छे से साफ कर ले और इसको चमका ले, और इसे लहंगे को तू अपनी शादी पर पहन लियो। कम से कम तेरी शादी के लहंगे के पैसे तो बच जाएंगे। अपनी माँ की बात सुनकर सांची हैरान रह जाती है, परंतु वो कुछ नहीं कहती। फिर सांची उस लहंगे को धोकर साफ कर लेती है और फिर आखिरकार शादी वाला दिन आ जाता है। सांची उस जगह से लाए लहंगे को पहन लेती है, परंतु जैसे ही सांची उस लहंगे को पहनती है, वो पुराने लहंगा चमचमाते नए लहंगे में बदल जाता है। ये सब देखकर सांची की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये तो कमाल हो गया। ये पुराना सा लहंगा एकदम ब्रांड न्यू लहंगा हो गया और इसे पहनते ही मेरा रूप भी कितना निखर गया। बस अगर किसी चीज की कमी है तो वो है गहने। अगर इस लहंगे के ऊपर ब्राइडल ज्वेलरी होती तो कितना अच्छा होता। सांची के इतना कहते ही उसके लहंगे के साथ की मैचिंग ज्वेलरी उसके शरीर पर आ जाती है। ये देखकर सांची बहुत ही खुश हो जाती है। लगता है ये लहंगा जादुई और इच्छा पूर्ति करने वाला लहंगा है, तभी इसने मेरी हर इच्छा पूरी की है। जिसकी भी वजह से ये मुझे मिला है, भगवान उसका भला करे। सांची जैसे ही वो लहंगा पहनकर बाहर आती है, हर कोई उसे देखता रह जाता है। जगमोहन भी बहुत खुश हो जाता है और मोनिका के पास जाकर कहता है, मोनिका, तुमने सच में साबित कर दिया कि तुम सांची से कितना प्यार करती हो।
तुमने साची को इतना प्यारा लहंगा दिलाया, जबकि मैंने तुम्हें लहंगे के लिए थोड़े से ही पैसे दिए थे। तुम सच में साची की सच्ची माँ हो। मोनिका थोड़ी हैरान रह जाती है क्योंकि उसे लहंगे के बारे में कुछ नहीं पता था। सांची की शादी बड़े ही अच्छे से हो जाती है। यहाँ ससुराल में सांची अपने उस जादुई लहंगे की वजह से अच्छे से रहने लगती है। कुछ साल इसी तरह बीत जाते हैं और फिर एक दिन जगमोहन सांची को कॉल करके बताता है कि ईशा का रिश्ता तय हो गया है और कुछ ही दिनों में उसकी शादी है। सांची ईशा की शादी में वही सोनपरी का जादुई लहंगा पहनती है। शादी के मंत्र शुरू होने ही वाले होते हैं कि तभी लड़के का पिता जगमोहन से कहता है, देखिए जगमोहन जी, हमने तो आपसे पहले ही कहा था कि हमें 5 लाख रुपए नकदी और सोने की चैन शादी से पहले चाहिए। बाकी जितना भी फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक का सामान है वो आप शादी के बाद दे सकते हैं, लेकिन अभी तक आपने ना ही हमें कोई नकदी दी है और ना ही सोने की चैन। देखिए भाई साहब, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन आप कुछ दिन रुक जाइए। मैं कहीं से इंतजाम करके आपको नकदी और चैन दोनों ही दे दूंगा, पर आप अभी शादी हो जाने दीजिए। देखिए जगमोहन जी, हमें अपनी जुबान पर खरे उतरने वाले लोग ही पसंद हैं। अगर आप इस तरह से जुबान से पलटेंगे तो ये शादी हो पाना मुश्किल है। लड़के के पिता की बात सुनकर सभी चिंता में पड़ जाते हैं। तभी सांची अपने कमरे में जाती है और अपने जादुई लहंगे से 5 लाख नकदी और एक सोने की चेन मांगती है और फिर अपने पिता को अपने कमरे में बुलाती है। मोनिका भी जगमोहन के पीछे पीछे आ जाती है। पापा, ये लो 5 लाख नकदी और ये रही चैन। ये आप उन लड़के वालों को दे दीजिए। अगर शादी बीच में रुक गई और लड़के वाले यहाँ से चले गए तो आपकी बहुत बदनामी हो जाएगी और ईशा से भी कोई शादी नहीं करेगा। पर बेटा, तेरे पास इतने पैसे और ये चैन कहाँ से आई? पापा, समय आने पर जरूर बता दूंगी। फिलहाल आप ये पैसे और चैन लड़के वालों को दे दीजिए। माँ, आप भी पापा के साथ जाइए। मैं नहीं चाहती कि किसी भी वजह से मेरी बहन की शादी रुके। अपनी सौतेली बहन के लिए सांची की आंखों में इतना प्यार देखकर मोनिका को उसके द्वारा सांची पर किए गए अत्याचारों का पछतावा होता है और वो सांची से अपने किए की माफी मांगती है। ईशा को भी जब ये बात पता चलती है तो वो भी सांची से माफी मांगती है और जो भी सांची ने किया उसके लिए उसे धन्यवाद देती है। उस दिन के बाद से मोनिका और ईशा का स्वभाव सांची के प्रति बिल्कुल बदल जाता है और मोनिका अपनी दोनों ही बेटियों को बराबर प्यार करने लगती है और ये सब संभव हो पाता है केवल सोनपरी के जादुई लहंगे के कारण।